how did acting happen to you first of all? Actually, acting happened accidentally. When I grew up in a Bengali family in Delhi, so films and music, it was normal. My mother used to take me to watch movies during Durga Puja, Jagadhatri Puja, and Kali Puja. My uncle used to bring music because he used to travel to Bahrain and Qatar for work. So he used to bring all this Eric Claptons and the Phil Collins and उसका वो आता था gramophone. I'm talking about 84, 85. I was very small. And so I grew up listening to that, watching those films. Then I had another uncle who was a voracious reader. He had a bookshop. I used to work in his bookshop. So I grew up among this mad Bengali family who were into music, cinema, art. But दूर से देखो, you're not allowed to do it. ऐसा होता है हमारे देश में. So I was a good student. I was doing my thing. I was doing scholarship. I was getting for most of my school time. My parents were very happy. No complaints. But then once I used to do a little bit of theatre in school. Theatre as in like amateurish theatre, जो हाउस फंक्शंस में होता है. लेकिन जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मैंने एक नाटक कंपनी ज्वाइन कर लिया. And that's when it struck me that this is what I want to do. It was not that I always planned to be an actor. I was having a normal life till 17. But when I started doing the rehearsal, I found joy and happiness on stage. Like I was telling someone else also the other day. So I remember that state of that happiness and joy which acting brought to me. And I said, this is what I want. मिला मुलू के ना. तो जैसे स्टेज पे ना वो जो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, एक खुशी मिलती है ना, उससे वो मुझे याद रहा. तो मुझे लगा मुझे ये करना है. अभिनय इसलिए नहीं करना है कि मुझे कुछ मैं किसी से इंस्पायर्ड हो गया था या मैं बहुत बड़ा स्टार बनूंगा या ऐसा कुछ भी नहीं था. मुझे उस एक्टिंग से बड़ा मोहब्बत हो गई थी. तो फिर मैं नाटक करता रहा 3 साल और मुझे फिर लगा कि 3 साल में नाटक करते करते मुझे बम्बई जाना है. और जैसे ही मैंने कॉलेज ख़त्म किया मैं बम्बई आ गया 20 साल की उम्र में. और बम्बई आ गए तो किसके पास आए? मैं एक्चुअली मेरे कुछ नाटक कंपनी में 1-2 सीनियर्स थे जो मीरा रोड में रहते थे. हाँ, तो मैं सबसे पहले मीरा रोड आया था और मुझे लगता था मीरा रोड, मैंने तब पत्थर के फूल देखी थी बचपन में. तो मुझे पता था कि कभी लैमिंटन रोड, कभी गार्डन रोड, कभी ये रोड, कभी वो रोड. तो मुझे लगा बम्बई एक्चुअली मैं आपको बताऊँ 90s में या क्या बचपन से ही आप फिल्मों में देखते थे बम्बई ना. और फिल्मों में बम्बई इतना शानदार लगता था. मतलब बॉम्बे फेल्ट लाइक एन इंटरनेशनल सिटी एज गुड एज न्यूयॉर्क और लंदन. देश में अंतर्राष्ट्रीय लगता था बम्बई बचपन में, कि हम लोग तो वीडियो कैसेट ला के फिल्में देखते थे बचपन में. तो जब बम्बई आने का मौका मिला तो बम्बई में लगता था कि ऐसा है लैमिंटन रोड एंड बॉम्बे सेंट्रल एंड वीटी, इट्स वेरी ब्रिटिश. तो मैं मीरा रोड, मुझे लगा मीरा रोड भी लैमिंटन रोड जैसा ही है. तो मैं ट्रेन में बैठ गया. वो मैं पश्चिम एक्सप्रेस से आया था, वो था मेरा बम्बई अपना बैंड्रा स्टेशन तक. तो मैं पूछ रहा हूँ लोगों को, यार मीरा रोड उतरना है, मीरा रोड उतरना है. बोले मीरा रोड उतरना नहीं होता है, मीरा रोड पीछे गया. बोला है? बोला मीरा रोड स्टेशन है, रोड नहीं है. तो मुझे लगा बॉम्बे जैसे दिल्ली का शहर कैसा है, कहीं करोल बाग है, कहीं कनॉट प्लेस है, कहीं सफदरजंग एनक्लेव है. तो मुझे लगा बॉम्बे ऐसा है, ये सब रोड के नाम है. नहीं, ये सब एक स्टेशन है, मीरा रोड स्टेशन है. तब पहली बार मैं अंधेरी उतरा शाम को और फिर मुझे उस भीड़ में वो ट्रेन सामान लेके वापस जाना पड़ा. सो दैट वाज बॉम्बे फॉर मी, मीरा रोड. सो आई लिव्ड अबाउट अ ईयर इन मीरा रोड इन द बिगनिंग. तो व्हाट हैपेंड वो 1 साल के अंदर क्या हुआ तुम्हारे साथ? 1 साल के वो कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ. बस आना जाना लगा रहता था. मीरा रोड से अंधेरी, मीरा रोड से बांद्रा, मीरा रोड से दादर. किसको पहले मिले तुम? कोई बड़ा नाम जिनको तुमको लगा था कि देयर इज होप फॉर मी? मेरे को भी तो याद भी नहीं है किससे मैं पहली बार मिला था. मैंने एक्चुअली जब मैं दिल्ली कॉलेज में था ना, तो TV 18 एक शो बनाता था हादसा करके. तो मैं कॉलेज में रहते रहते ना, मैंने वहाँ पे कुछ ऑडिशंस दिए थे TV 18 के ऑफिस में दिल्ली में. तो मुझे एक आध रोल उसमें मिल गए थे. तो वहाँ पे कुछ डायरेक्टर्स थे जो TV 18 के जो बॉम्बे आ गए थे. तो उनका नंबर मेरे पास था, तो उनसे मिलने की कोशिश करता था मैं. उसमें एक नीलिमा वाजपेयी करके एक डायरेक्टर हैं,
I don't know if she remembers me, but I remember very well. She gave me a lot of work, which helped me sustain. फिर एक डायरेक्टर थे रोहित खन्ना, फिर एक डायरेक्टर थे सौरभ, जो ही पास्ट अवे ऑल्सो, वाज अ गुड डायरेक्टर, वो कगार बनाते थे, सौरभ समथिंग। तो इस तरह कुछ कुछ नीश डायरेक्टर्स थे जो अच्छा टेलीविज़न में काम कर रहे थे, तो मैं उनसे मिलते रहता था काम के लिए। तो छोटे मोटे रोल मुझे मिल जाते थे टीवी सीरियल में। तो एक साल तो मैं कुछ उनको मिलने में ही लग गए। फिर मैंने एक शो किया था जो नीना गुप्ता जी ने प्रोड्यूस किया था, मैंने उनको कभी बताया नहीं ना, तो आई नो हाँ। तो अभी मुझे एक दो से बोलते हुए याद है, उनका एक कंपनी हुआ करता था टॉरस फिल्म्स। टॉरस फिल्म में मैं जाता था ऑडिशन देने। फिर अभी दिया सिंह, ये सब अभी मुझे मिलते रहते हैं, लेकिन इनको मैंने कभी बताया नहीं। अगर वो इंटरव्यू सुनेंगे तो बड़ा होगा। तो मैं नीना गुप्ता हैड प्रोड्यूस्ड अ शो विच, वो कुछ तब पायलट वगैरह होता था, उसमें एक छोटा सा रोल किया था, तो कुछ पैसे भी मिले थे। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली शी हैज़ हेल्प मी, शी डजंट नो। दिया सिंह, उन्होंने एक शो बनाया था, देन आई हैड डन सम पार्ट, पायलट वगैरह होते थे ना तो उस टाइम पे। सो ये सब में टाइम एक्चुअली, या नाउ यू आस्क मी ना, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ आई मेट वाज मिस्टर रवि बसवानी। रवि सर was a true mentor, a guide, like how can I say it, you know. रवि सर ने मुझे संभाला एक्चुअली। सॉरी आई हैड टीयर्स इन माय आईज थिंकिंग अबाउट हिम। रवि सर, हाँ, यू नो हिम नो, रवि बसवानी, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, मैड गाय, inspiring guy for talent. He used to help pick up people from the street and mentor them. I remember meeting him. Now you ask me, I remember Ravi Baswani. He used to work with in-house productions, and तब हम लोग सब टीवी के पास चाय की दुकान होती थी, वहाँ पे एक टेलीफोन का वो था। तो सारे हम लोग लड़के टपड़े सब वहाँ बैठे रहते थे, डिस्कस करते थे क्या काम है वगैरह। तो किसी ने बताया भाई उधर चले जाए, इन हाउस प्रोडक्शन, रवि बसवानी कुछ बना रहे हैं। तो मैंने अच्छा रवि बसवानी, मतलब मेरे लिए तो स्टार थे, मैंने भी बसवानी जाने भी दो यारो, चश्मे बद्दूर। तो मैंने फ़ोन लगा दिया, मुझे अभी वो नंबर याद ही नहीं, इन हाउस बहुत फ़ोन करते थे हम लोग। पहले क्या होता था, आप प्रोडक्शन हाउसेज में फ़ोन करते थे। तो मैंने फ़ोन लगाया और लकीली उन्होंने ही फ़ोन उठा लिया। एंड इफ़ यू नो हिम, ही यूज्ड टू टॉक लाइक क्रेजी। तो आप डर जाओगे, मतलब हेलो, मैं क्या रवि सर से बात हो सकती? कौन रवि? किस रवि से बात करनी है? मतलब बहुत सारे रवि हैं, वो रवि बसवानी करके हैं, उनसे। हाँ बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि सर मैं ऐसा हूँ, मैं एक्टर हूँ। अच्छा एक्टर तो क्या? तो इस तरह से वो बोलते थे ना, तो बोला अच्छा एक्टिंग करनी है, बहुत प्यार एक्टिंग से, बहुत करना है, मैं तेरे को 5 मिनट देता हूँ, अगर वो 5 मिनट में ऑफिस में आ गया मेरे में मिलने तो मैं तेरे को मिलूँगा। एंड आई रैन फ्रॉम सब टीवी टू इन हाउस प्रोडक्शन विच वॉज नियर मुक्ता आर्ट्स इन द टर्निंग फन रिपब्लिक लेन के अंदर, करेक्ट। And I ran. That was my first opportunity to meet someone in Bombay who's was a star for me. And I went running to his office, and he was sitting at the reception. And that's how my meeting started with him. And he was very impressed that I came running to him to meet him. And then he took me inside. He gave me water, coffee. Then he gave me a scene. Then he used to call me for auditions. He's a Raja. Then he used to call me home, give me dinner, give me money to go back. I used to live in Malad then. He give me money. तो एक तरह का वॉडका पीते थे, रॉयल ट्रेजर। सो यूज्ड टू ड्रिंक रॉयल ट्रेजर। देन यूज्ड टू गिव मी मनी इन द नाइट टू गो बैक होम। सो या दैट वाज रवि बसवानी। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। ही गिव मी लॉट ऑफ वर्क। यूज्ड टू डू डायरेक्ट शो कॉल क्या मस्ती क्या धूम। तो उसमें उनको पता था कि मेरे पास पैसों की बहुत तंगी है, काम तो था नहीं, सिर्फ नाटक के रिहर्सल्स करता था, उसमें पैसे तो मिलते नहीं थे। तो वो मुझे ऐसे क्या मस्ती क्या धूम पे उन्होंने बुलाया, बोला देख इसमें ना एक रोल है, तो दिखेगा नहीं इसमें। मतलब चलेगा सर, तो देखो पैसे मिलेंगे दिन के 2000 रुपये, लेकिन तू अगर करेगा तो तू पैसे कमा लेगा, तेरा चल जाएगा। तो बोला क्या रोल है सर? तो उन्होंने मुझे एक पपेट का कॉस्ट्यूम दिया। उसमें ना क्या मस्ती क्या धूम, सोनाली बेंद्रे शो होस्ट करती थी, और उसमें एक वो होता था, एक गुड्डा टाइप का आता था, वो ऐसे बात करता, गेम शो था बच्चों का। तो मैं वो मास्केट मुझे पहना दिया, तो शूट पे मैं वो पहन के सेट पे रहता था, और उसको मुझे पैसे मिलते थे। तो ये रवि सर थे मेरे लिए। और हाँ, तो दैट्स हाउ इट वाज। बिकॉज रंगदे बसंती यूथ का सिनेमा था, तुम बताओ कैसे? बिकॉज राकेश भी एक ऐसा फिल्म मेकर है, वो भी अलग सा, ही इज नॉट योर रेगुलर
लगता नहीं हमको आया, पहले से अलग ही था। तो राकेश का मिलना और उस फिल्म से तुमको नोटिस किया लोगों ने, कैसे हुआ था? एक्चुअली राकेश सर, मेहरा सर जो हैं, मैं जब बम्बे आया था ना, मेरे कुछ कुछ नाम मैंने दिमाग में बिठा रखे थे कि इन इन लोगों के साथ मुझे काम करना है, ऑलमोस्ट लाइक अ मैनिफेस्टेशन। तो मेरे दिमाग में एक था राकेश ओम प्रकाश मेहरा, क्योंकि मैंने ना उनकी अक्स देखी थी फिल्म, एंड आई वाज लाइक व्हाट इज़ दिस फिल्म, एंड आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ मनोज बाजपेयी, बिकॉज मनोज बाजपेयी की जब मैंने सत्या देखी थी कॉलेज में, उस टाइम पे बहुत फिल्में आई, दुल्हन दुल्हन ले जाएंगी भी आई, हम आपके कौन भी आई, रंगीला भी आई, ये सब फिल्में हम लोग स्कूल कॉलेज में देखते थे। लेकिन मनोज बाजपेयी, तब ये सब बड़े बड़े सितारे थे, लेकिन जब मनोज बाजपेयी की सत्या देखी तो मुझे लगा कि ये कुछ कुछ तो बदल गया है इंडस्ट्री, या फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बदल गया है, ये सिनेमा कुछ बदल गया। क्योंकि बचपन से मैंने सिनेमा, हिंदी सिनेमा जो देखा तो एक तरह का, उसमें हीरो हीरोइन, गाना बजाना, रोमांस, बट देन आई सडनली सॉ सौरभ शुक्ला, सौरभ सर, मनोज सर, and all these people and hordes of theatre actors in Satya, and I said, okay, wait, this is something different. Then I saw him in Ux, and I said, wow, this, I want to work with this director. तो मैं उनका मुंबई सेंट्रल में ऑफिस था, मेहरा सर का, और उस टाइम पे मैं फिल्म बनाते थे समझौता एक्सप्रेस, तो मैं उनका ऑफिस जाता था। उसमें जैसे पता है ना, लोगों के ऑफिस जाना होता था, फ़ोन करो तो हाँ ऑफिस में आ जाइए, डायरेक्टर तो कभी नहीं रहते थे, वो है नहीं ऑफिस में, आप फ़ोटो छोड़ जाइए, तो फ़ोटो के पीछे नाम वाम लिख के अपन। तो मैं मुंबई सेंट्रल उनके एवरेस्ट बिल्डिंग में जाता था, उनके ऑफिस में, वहाँ पे बेनेगल साहब का भी ऑफिस था। तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग एक बिल्डिंग में जाते थे, 3-4 लौंडे एक साथ, तो एक एक ऑफिस में जा जाके पता कर लेते कि क्या क्या ऑफिस है। उसमें श्याम बेनेगल ऑफिस था, प्रहलाद कक्कड़ का ऑफिस था, प्रकाश मेहरा का ऑफिस था। तो ऐसे 4-5 ऑफिस, जैसे अब यार फेमस स्टूडियो गए, हाईलाइट पिक्चर्स, इक्विनॉक्स, ऐसे कुछ कुछ एजेंसीज थी, वहाँ पे फ़ोटो डाल दिए। और ऐसा होता था कि ना 2-3 महीने वो लोग ना बुला लेते थे, एक कॉल आ जाता, मतलब अंधेरे में था, पता नहीं कि करेंगे कि नहीं, कई बार तो आता नहीं था, लेकिन कई बार एक ऑडिशन में कॉल आ जाता था। तो वैसे ही मेहरा साहब से मैं तब मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मैं उनका ऑफिस पहुंच जाता था। लेकिन रंग दे बसंती तब आई वॉज रियली फ्रेश, आई हैड जस्ट कम टू बॉम्बे एंड आई गिव एन ओपन ऑडिशन, और वो हो गया उसमें। तो 6 महीने का शूट था, और इट वॉज मोर अबाउट इंटरेक्टिंग विद ऑल दीज एक्टर्स लाइक अ फिल्म स्कूल। उसमें मुझे कुछ फ़ायदा नुकसान नहीं देख रहा था मैं, कि मैं कुछ पता भी नहीं था कि कैरियर क्या होता है, ऐसा करना है वैसा करना है, कुछ भी नहीं पता था। इट वॉज अ क्लीन स्लेट, सो फॉर मी इट वॉज जॉय टू बी ऑन अ सेट, गेटिंग पेड टू बी इन अ फिल्म विद आमिर खान एंड वहीदा रहमान एंड अतुल कुलकर्णी, यू नो, सोहा, इस तरह के बड़े बड़े सब एक्टर्स थे, मोहन आगाशे, के रैना साहब के साथ मैंने बाद में काम भी किया। तो ये छोटे छोटे इस तरह के जर्नीज, एक्सपीरियंसेस जो है ना, इससे मेरी लाइफ बनी हुई है। किसी चीज़ का कुछ फ़ायदा होता है, रंग दे बसंती के बाद क्या हुआ? अच्छा, रंग दे बसंती के बाद कुछ नहीं हुआ। रंग दे बसंती में मेरा बहुत ही मिनिस्क्यूल रोल था, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, और मुझे कुछ फ़ायदा उसमें दिखा भी नहीं, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं था, मैं सिर्फ कर रहा था फॉर एन एक्सपीरियंस। लेकिन मैं एक्चुअली उस टाइम में नाटक बहुत करता था। मैं मेरे एक गुरु हैं टिम सपल करके, ब्रिटिश डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे ढूंढा, ही गेव मी वर्क इन हिज ब्रिटिश प्ले, सो आई वेंट टू इंग्लैंड आफ्टर रंग दे बसंती, एंड दैट सॉर्ट ऑफ चेंज माई लाइफ, बिकॉज मोर देन सिनेमा आई वेंट टू इंग्लैंड टू वर्क विद British actors and watch their play, production, read. Then I went all over the world, America, Australia, Italy, France. बहुत घूमा मैं नाटक करते करते, देखते देखते। तो मुझे एक्चुअली यहाँ आने का मन ही नहीं हुआ। फिर मुझे थिएटर में इतना मज़ा आने लगा था इंग्लैंड में, लेकिन तब मुझे विशाल जी ने बुलाया, तब मुझे थोड़ा यहाँ पे लोग जानने लगे थे कि एक अच्छा थिएटर एक्टर है जो इस फिट फॉर सिनेमा। थिएटर एक्टर होगा तो बोलते कि हाँ एक अच्छा बढ़िया होगा, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है पहले से आर्टिस्ट को कि ये रिलायबल है, लेकिन उसके बाद हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही। आप तो क्या, मैं उस टाइम में नाटक कर रहा था, और ऐसा नहीं था कि मेरे प्रेस आर्टिकल्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। द वर्ड स्टार्टेड स्प्रेडिंग नो, कि ना कि एक लड़का अभी 2009 की बात है जो स्टेज पे अच्छा काम कर रहा है, और फिर लोग आके देखने लगे, लाइक पीपल लाइक नंदिनी श्रीकेंत, हनी त्रिहान, ये सब उस टाइम के नए नए कास्टिंग डायरेक्टर हुए थे।
तो इन लोगों ने मेरा काम देखा, मेरा नाटक देखा, हनी ने मुझे रेकमेंड किया विशाल जी को कि ये लड़का है, इसको लो। तो फिर मैंने ऑडिशन दिया, तो उससे मेरी थोड़ा सा सिनेमा में एक्चुअल करियर वहाँ शुरू हुआ। तुमने ऑडिशन की बात की, जब तुम शुरू आए थे उस समय का जो ऑडिशन किस तरीके का था, और जो तुमने हनी के साथ ऑडिशन, कितना फ़र्क देखा था तुमने, माहौल में कितना बदलाव? बहुत फ़र्क था, बहुत फ़र्क था, क्योंकि जब मैंने 2004 में ऑडिशन दिया था और फिर 2008 में ऑडिशन दिया था, उन 4 सालों में लाइफ बहुत चेंज हो गई थी। 2004 में क्या होता था कि आपको लाइन में, बहुत लंबाई लाइन में लगना पड़ता था, कि अब रंग दे बसंती का ओपन ऑडिशन था वो, तो असिस्टेंट डायरेक्टर ने बुला लिया था और महबूब स्टूडियो में ऑडिशन चल रहे थे, तो हम लोग, तो उसमें ऑडिशन मेरा लिया था, मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है अभिमन्यु रे, इज़ ए कास्टिंग डायरेक्टर। तो अभिमन्यु रे, नंदिनी श्रीकेन, हनी त्रिहान, ये लोग सब उस टाइम के नए नए कास्टिंग डायरेक्टर बने, बट अभिमन्यु वॉज ऑल्सो वर्किंग विद मेहरा सर ऑन हिज एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो उस टाइम असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह ऑडिशन करते थे, क्योंकि वो स्क्रिप्ट पढ़ते थे, फिर वो ऑडिशन वगैरह होल्ड करते थे कैमरा लेके। तब रंग दे बसंती में ऑडिशन में करीबन 100-150 लोग थे, शायद मेरे जैसे कितने एक्टर होंगे जो उसमें ऑडिशन किया होगा, जो आज काम कर रहे होंगे। वो हुआ, लेकिन जब कमीने में हनी ने मुझे बुलाया, हनी पाजी ने, तो वो मोरस डायरेक्ट था वो, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं विशाल जी का ऑफिस गया, उनका ऑफिस उसी वाला में जहाँ पे उनका रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, तो सिर्फ मैं और हनी ही थे। आराम से 2-3 घंटे उन्होंने बिठाया, सीन समझाया। एंड हनी बहुत ख़तरनाक कास्टिंग डायरेक्टर है, जिस तरह से सीन समझाना, लाइक मुकेश, हनी, ये ऐसे ही नहीं है, मतलब दे एक्चुअली सो गुड टू एक्सप्लेन अ सीन टू द कैरेक्टर। वो जो निकलवाते हैं ना, वो जो उस दिन निकलवाया मेरे से, क्योंकि ही न्यू दैट आई कैन डू द रोल। हनी हैड डिसाइडेड इन हिज हेड दैट आई एम द वन, इट्स जस्ट दैट ही हैड टू कन्विंस विशाल जी। तो उसके लिए, क्योंकि वो कन्विंस था हनी पाजी, ही मेड मी डू सो मेनी टेक्स आफ्टर टेक्स टू गेट दैट राइट। नहीं, एक बार और करते, एक बार और। फिर वो टेक जाकर उन्होंने विशाल जी को दिखाया कि ये है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसको लेना चाहिए, क्योंकि देखिए कि सर ये इसने ऐसा किया है। वो निकलवाया मेरे से, और फिर विशाल जी ने देखा और वो मैं सिलेक्ट हो गया उसमें। तुमने एक बात कही, मैं सत्या तुमने देखा तो तुमको लगा सिनेमा बदल रहा है, तुमको लगा सिनेमा बदले के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी है लोगों के लिए। एन एवरेज बॉय कमिंग फ्रॉम वेयरएवर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो तुमको ऐसा लगता है सत्या जैसा सिनेमा या रामू जैसा सिनेमा या विशाल जैसा सिनेमा ने बहुत सारे लोग एक्टर्स हिम्मत दी है, हिम्मत और अपॉर्चुनिटीज़ भी दी है, तो उसकी बात जरा करो तुम, बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है कि आज भी तुम्हारे जैसे चंदन का और भी चंदन होगा, किसी इंदौर में भी कोई चंदन होगा, किधर और भी चंदन होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा उस पर रिफ्लेक्ट करो थोड़ा। बात तो सही है एक्चुअली। जैसे जो काम रामू ने शुरू किया सत्या से, आई मीन he would know or he wouldn't know, there's so many people like me saw that film in college and thought that this is very different from the kind of cinema I have seen before. और तब तक मैंने इंटरनेशनल सिनेमा इतना नहीं देखा था, मेरे को सिर्फ हिंदी फिल्म ही पता थी, ऋषिकेश मुखर्जी या ऐसा होता है, या मनमोहन देसाई पता है, बहुत ही बेसिक नॉलेज था फिल्मों का। तो लेकिन उस फिल्म की एनर्जी देख के मुझे लगा कि ये कुछ और है। ऐसा मुझे लगा था बैंडिट क्वीन में कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये अलग है, ये तो मैंने ऐसी फिल्म नहीं देखी है, कुछ तो अलग हो रहा है इसमें। ये कौन है ये एक्टर्स जो दे आर नॉट कन्फर्मिंग टू द नॉर्म्स ऑफ दिस थिंग ऑफ अ टिपिकल एक्टर, हीरो, व्हाटएवर इट इज, दे आर जस्ट फ्री, दे आर फीलिंग फ्री इनसाइड, दैट्स व्हाई दे आर portraying that freedom outside in their performances. That's what caught me. And then when I saw Omkara in 2007-8, again it felt different. I was like, this is because उससे पहले मैंने मकबूल देखी थी, ब्लू अम्ब्रेला और मकड़ी, तो विशाल जी के साथ काम करने का मन था, तो वो हुआ। तो इन सब फिल्मों से मेरे जैसे काफ़ी एक्टर्स को मौका, हिम्मत मिली। क्योंकि मैं जब बॉम्बे आया था तो एक वो होता है ना, एक जजमेंट तो होता है ना, सब बोलते अरे तू कैसे, हालांकि मैं हीरो बनने नहीं आया था, लेकिन सब बोला अरे यार तू क्या एक्टर बनेगा, हाइट देखिए अपनी, दुबला पतला सा है, गिट्ठा है, ऐसा नहीं होता है। तो ये बोलते रहते थे मेरे को, लेकिन उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को उस कैटेगरी में मैं अपने आप को सोचता नहीं था कि मुझे लगता था कि एक्टिंग करना है। मनोज वाजपेयी कर रहे हैं,
विशाल भारद्वाज जैसे म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने माचिस भी मैंने देखी, वो उनकी जर्नी, तो ये सब लोगों से मैं इंस्पायर होता था। तो मैं बोला मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को एक्टिंग करनी है, स्टेज पे हाइट का कुछ पता नहीं चलता है। जब मैं स्टेज पे उतरता था लोग, आई यूज्ड टू बी इलेक्ट्रिक ऑन स्टेज एंड दैट वाज माय पावर। जब तुम ये कहा मुझे कि स्टेज पे हाइट सब कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कॉमर्स कितना, तुम आज तुम एक प्रोड्यूसर हो, हाँ, तुम अभी गेटिंग इनटू प्रोडक्शन में, तो कॉमर्स कितना इम्पोर्टेंट है एक्टर चंदन सन्याल के? देखिए कॉमर्स उतना ही ज़रूरी होता है जितने फिल्म की ज़रूरत जितनी होती है। एक फिल्म बनाने में जितना जो कैपिटल चाहिए होता है, उससे एक ठीक ठाक, जैसे मैं श्याम बेनेगल उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, श्याम जी का, तो किसी ने उन्होंने किसी ने पूछा कि आप, तो ही सेड कि ऐसा कुछ नहीं कि पैरेलल सिनेमा लोगों ने वो टर्म बना दिया, मैं अब तो फिल्में ही बना रहा था ना, उसमें पैरेलल सिनेमा, न्यू वेव सिनेमा, मैं कम बजट में अच्छी फिल्में बना रहा था, ठीक है। जैसे हम बात करें साई परांच पे, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, कुमार शाहनी, एम.एस. सत्यू, मतलब अगर आप गरम हवा एम.एस. सत्यू की, मेरे लिए आज तक की निष्ठा, हाँ, तो सही परांच पे श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, एम.एस. सत्यू की गरम हवा मेरे लिए आज तक की टॉप मोस्ट फिल्म है गरम हवा। तो गरम हवा बनाने में क्या कॉमर्स लगा होगा और क्या कमाया होगा मुझे नहीं पता है। मेरे लिए कॉमर्स वही है कि गरम हवा जो कैन फिल्म फेस्टिवल गई थी 71-72 में, या चेतन आनंद की फिल्म कोई है नीचा नगर, या वो, आई थिंक दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट कॉमर्स वाइल मेकिंग दोज फिल्म्स, बूट पॉलिश, राइट। आई डोंट नो इफ एनीबडी आस्क्ड गुरुदत्त हाउ डिड ही मेक कागज़ के फूल और प्यासा, और विमल रॉय ने कैसे बनाई होगी 2 बीघा ज़मीन, आई डोंट नो। तो आई थिंक हर फिल्म की एक जर्नी और एक लड़ाई तो रहती है कॉमर्स के साथ, लेकिन कॉमर्स इज़ नॉट द अल्टीमेट फैक्टर फॉर सिनेमा। सो इफ़ आई एम ट्राइंग टू मेक माई ओन फिल्म्स एंड इन को प्रोडक्शन, trying to produce my own films, it's not just about the money I'm putting in, it's about the commerce is also, the capital is the script, the kind of actors I'm working with, the kind of technicians I'm working with, in totality, like a total cinema. So श्याम जी से जब किसी ने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि ये न्यू वे पैरेलल सिनेमा, कम बजट सिनेमा आपके लिए होगा। मैं जो, आई थिंक उनके प्रोड्यूसर कौन थे मुझे याद नहीं, R.D. बंसल थे या कौन थे, ये सतीश रे, इनकी फिल्में जो प्रोड्यूस करता था वो बोलते थे अगर मैंने पहली फिल्म अंकुर बनाई है तो अंकुर से लेके मंडी तक अगर मैं एक के बाद एक फिल्म बना रहा हूँ तो प्रोड्यूसर मेरे पैसा लगा रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी फिल्म ने 200 करोड़ कमाई तो मैं फिल्म बना सकता हूँ। मैंने जितना अगर 10 रुपये में फिल्म बनाई, मेरे प्रोड्यूसर से 11 रुपये बना रहा है, लोग देख रहे हैं, 50 साल तक वो लोग देख रहे हैं, तो वो मेरे लिए कॉमर्स है। मेरे लिए वो कॉमर्स है कि मैं ऐसी फिल्में बनाऊँ कि लोग जन्मांतर तक देखें और मेरे आसपास के लोग जो है जितने उन्होंने पैसा लगाया वो उनका रिकवर हो जाए और धीरे धीरे वो रॉयल्टी से कमाए, है ना। तो वो बात मेरे दिल में घर कर गई कि कॉमर्स इज़ नॉट अबाउट कि यू मेकिंग ए फिल्म इन सर्टन बजट, यू हैव टू मेक 10 times of that money. That's greed. So I still want to find one film which is as good as Garam Hawa. Prakash Jha is another person I am knowing from the time of joining industry. He also does not believe, he believes in cinema, not the commerce of cinema, and his and the kind of cinema he's been making. So tell me about working with him, then ashram happening, how things change. Because I think मैंने एक्चुअली झा साहब की हिप्पी फुर्रा देखी थी टेलीविज़न में बचपन में। आई थिंक फिर दामुल, मृत्युदंड, ये सब मुझे बहुत पसंद थी ये फिल्में। एंड उसके बाद उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी चक्रव्यूह और राजनीति वगैरह फिल्में बनाई। और बट आई वाइल वर्किंग विद हिम आई रियलाइज दैट ही इज़ अ ट्रू ब्लू आर्टिस्ट। To be doing what he's doing at this age on a new medium, on a new format like web show. He has been a documentary filmmaker also. So over the years he's been making films, and now he's made a web show in 2019 when the web shows were coming up.
and made the most iconic web show of all times. So that speaks of his, I don't know what to say. That speaks of this guy, how great, how knowledgeable, what a true blue cinema artist he is. And to be working with him, I learned so much from him. Like he lives and breathes cinema, and when you go to his office has a certain vibe and certain kind of energy. I like Abhishek. है ना? So that's Mr. Jha for me. झा और विशाल में कितना अंतर है? बिकॉज दोनों डिफरेंट ऑलरेडी मेक सिनेमा दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ब्रैकेट. अब हिंदी में बोलो तुम कि झा और विशाल में कितनी कितनी सिमिलैरिटी और कितना अलग है. आई थिंक एक तो सबसे बड़ी बात है कि झा साहब और विशाल जी एक तरीके का सिनेमा के लिए जाने जाते हैं. वो सिनेमा है जहाँ पे कहानी, स्क्रिप्ट, लोग देखेंगे कि इसमें एक्टर्स कौन हैं, स्टोरी टेलिंग क्या है. ठीक है. अब इन दोनों में ये एक बहुत सिमिलैरिटी कि दोनों फिल्म कर्मी हैं. लाइक दे आर सिनेमा वर्कर्स. The way Prakash ji works on set and then Vishal ji, there is no hierarchy on his set. In Vishal ji's set and Prakash ji's set, hierarchy as in कि विशाल जी असिस्टेंट के साथ भी जैसे बात करते हैं, वो बहुत बड़ा स्टार हो वैसे बात करते हैं. कोई नया एक्टर है उसको भी उतनी ही इज्जत देते हैं. वो सीन पे काम करते हैं तो ये नहीं देखते कि ये बहुत बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है, ये ऐसे वैसे. वो सबको लेके चलते हैं. प्रकाश जी इतना अच्छा काम क्यों करते हैं कि वो सबको लेके चलते हैं. कि उन्होंने कभी मुझे और ऐसा नहीं लगने दिया कि बॉबी देओल मुझसे ज़्यादा हैं, मैं उनसे कम हूँ. हम दोनों को उतना ही प्यार दिया एक साथ जितना एक कोई भी एक्टर, कोई भी उस सेट पे होगा, प्रकाश जी उनको उतना ही प्यार देते थे जितना एक एक्टर डिज़र्व करता है. कोई छोटा रोल हो, बड़ा रोल हो, सबका ख्याल रखना, ये एक चीज़ है जो आई थिंक इन दोनों में बहुत कॉमन है. इसलिए मुझे मौका मिला ना कि वो जहाँ अगर लोग बोलते हैं कि आपको ऐसा दिखना है, आपको वैसा दिखना है, आपको हीरो जैसा होना है, आपको बॉडी चाहिए, आपको लंबे होना चाहिए, आपका श्वेत वर्ण होना चाहिए, समझ रहे हैं आप, है ना. मैं तो श्याम वर्ण हूँ. अब ये वो डायरेक्टर्स हैं जो मेरे जैसे एक्टर को काम देते हैं, उनको एलिवेट करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं. और मेरे जैसे कितने को किया उन्होंने. तो इससे ये सबसे बड़ा आई थिंक सिमिलैरिटी इन दोनों में है. जो प्रकाश ने तुमको बुलाया है तो क्या बोले तुमको कि ये रोल के लिए, और ये रोल बिकेम वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग रोल्स. या देखिए, वो श्रुति महाजन जो इसमें कास्टिंग डायरेक्टर थी, उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि देख प्रकाश जी शो बना रहे हैं एंड यू हैव टू डू दिस बिकॉज आई नो द स्क्रिप्ट, ही विल नरेट टू यू, यू जस्ट डू इट. आई सेड या इट प्रकाश झा. एंड आई हैड मेट प्रकाश जी previously once or twice at his office, actor going to meet Prakash Jha and I sir I want to work with you and all that. तो ऐसे उनके साथ मैंने एक दो बार किया था, तो मुझे याद थे. तो उन्होंने तब बताया कि जब कभी कुछ ठीक ठाक बनाऊंगा ना, तेरे लिए कुछ ठीक ठाक सा होगा तब बुलाऊंगा तेरे को. एंड ही रिमेंबर्ड एंड ही कॉल्ड मी probably years later and gave me that role and he narrated me ऐसा ऐसा है, ये है, तू ऐसा है वैसा है. he narrated me in half an hour and ऐसे जाओ. ही इज़ लाइक फादरली. उनको भी पता है मैं कर ही रहा हूँ. मैं बोलूँगा ना हाँ मैं सोचूंगा, मैं ऐसा तो कुछ है नहीं, मैं कौन हूँ. प्रकाश झा आपको कहानी सुना रहे हैं और मुझे पता है कि ये स्क्रिप्ट है, एवरीबडी बिलीव्स एंड प्रकाश झा ये तेरा रोल है, ऐसे ऐसा होगा, ऐसे भी जाओ उस रूम में जाओ, कॉस्ट्यूम का जैसे होता है ना कि नाटकों में होता है या आपके निर्देशक बॉस होता है कि तो ये रीडिंग है, जाओ ऐसे सुनो, वो जाओ वो मेजरमेंट ले लो, वो कॉस्ट्यूम कर लो, और अरे इसको वो करा दो, लैंग्वेज क्लासेस चालू कर दो. ओके थैंक यू. नहीं वेंट बैक टू हिज वर्क. दैट्स हाउ ही इज एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. मेजरमेंट, रिहर्सल. बॉबी को भी एक्चुअली जीवन दान मिला एज एन एक्टर. और फिर बॉबी बोल भी रहा था कि जिस तरीके का माहौल तुम लोगों ने बनाया, तो एक दोस्ती बन गई. तुमको कैसा दिखा था बॉबी का? बिकॉज अभी आप 10 आश्रम की बात करें, बॉबी की बात आ ही जाती है. तुम बताओ कैसा था बॉबी का? बिकॉज मैं एक्चुअली मेरे लिए बॉबी देओल थे बरसात के बॉबी देओल, करीब के बॉबी देओल. ये तो इस फिल्म में देख के हम कॉलेज स्कूल में बड़े हो रहे थे. मैं 10th में था जब करीब आई थी. दिल मेरा चुरा लो, आँखों में बसा लो. बॉबी देओल इज़ लाइक अ मूवी स्टार. मैं बता रहा था ना, बम्बई
शहर और उसमें बसने वाले मूवी स्टार, तो बॉबी देओल वो मूवी स्टार थे मेरे लिए। और कट्टू हम बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, बोथ ऑफ अस आर एक्वेरियंस। ही वाज बोर्न ऑन 27th, आई एम बोर्न ऑन 30th, 30 जनवरी। हम दोनों एक्वेरियंस हैं, दोनों ड्रीमर्स हैं, दोनों ख्याली पुलाव मंगाते हैं। एंड आई फील दैट व्हेन आई मेट हिम, व्हेन आई मेट बॉबी सर, वी had soul connection, like, you know, it's the kind of friendship we share now is immense, you know. Like, he saw the show and immediately next morning he called me in the morning, 7-8 in the morning he called me and he said, you are an outstanding actor, क्या काम किया तूने। जो अंदर से दिल से जो होता है ना, लव, प्यार, इनकरेज, तो अगर भोपा लोगों को पसंद है तो 50% उनका योगदान है उसमें, क्योंकि सारे सीन तो मेरे उनके साथ ही हैं, मोर और लेस 90%। तो ये लाइक प्लेइंग ऑफ ईच अदर, नो। सो व्हेन आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, ही वाज लाइक बॉबी देओल, दैट मूवी स्टार, बट ही वाज सो डाउन टू अर्थ, genuinely trying to crack a scene, get this right. Used to rehearse a lot with me. तो हम लोग, प्रकाश जी ने बोला कि तुम दोनों साथ में बहुत बैठो। I started spending a lot of time with him. वो एक स्टार रहा है, मतलब एक्टर को इसको समझता नहीं था, यहाँ वो एक्टर बना है। इस जो मेरी समझ है, बिल्कुल। तो कितना मेहनत तुम लोग का लगता था। इसमें प्रकाश जी का हाथ है एक्चुअली। प्रकाश जी ने वो ढाल दिया था। तो मैं तो रंगमंच से हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ये आसान चीज़ है और मेरे लिए नॉर्मल है, सामान्य है कि मेरा प्रोसेस ही ये होता है। कोई भी स्क्रिप्ट मिले, रिहर्सल करो, तैयारी करो। तो व्हेन ही केम, ही स्टार्टेड imbibing this process which Prakash ji created, this environment of rehearsals. He used to get his scene and he had read the whole script before the shoot. मैं अपने सारे लाइंस उनको याद थे। इनफैक्ट कई बार तो मेरे लाइंस में बोल देते थे। हाँ, कि वो बोल देते थे क्योंकि उनको मेरे लाइन भी याद हो जाती थी। अरे भोपे, वो मैं वैसे बोलता है भोपे, अभी भी मुझे भोपे ही बुलाते हैं। सो द मैजिक ऑफ दिस टू कैरेक्टर्स हैपेंड ऑन स्क्रीन बिकॉज ऑफ हाउ वी बिकेम ऑफ स्क्रीन. सो ही वेंट थ्रू द होल प्रोसेस exactly like any other actor with me. No airs, no ego, no tantrum, no movie star, nothing. कभी ऐसा लगा भी था कि मैं सही कर रहा हूँ, या तुम जस्ट एक एक दिन निकालते, कैसा अब अगर तुम रिफ्लेक्ट करना था तो मुझे क्या बताओ? मैंने एक्चुअली शुरू किया था अभिनय, जैसे मैं बताया, इसलिए शुरू किया था कि मुझे उससे खुशी मिलती थी। अभी भी करने में बड़ा मज़ा आता है। कोई अच्छी स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ, तो ये भी तो चाहिए, वो आता है ना। लता जी ने बोला है ना, बाई प्रोडक्ट सक्सेस का वही है, आएगा माल। लता जी ने बोल दिया है वो मैं अच्छी लोग अच्छी चीज़ें याद रखता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ एज ए प्रिंसिपल। कि मैं बोले, लता जी ने बोला ना कि डोंट वर्क फॉर द मनी, है ना। सो पैसों के लिए मैं नहीं काम करता हूँ, पैसे तो आएंगे, सामने वाला खुद ही आप पे चार्ज करेगा कि भाई अभी तो ये इसको इतना दे देते हैं यार, है ना। लता जी वाली बात फिर से बोले, एक बात है वो समझ नहीं आया, वो मेरा तुम्हारा इंटरनल बात होता, खाली वो लास्ट क्वेश्चन तेरा बेटे कितने लोग हैं? एक ही है ना। हाँ, सो लता मंगेशकर ने बात की थी ना, जैसे बाई प्रोडक्ट मनी इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस। लेकिन आपका म्यूज़िक से टच, रियाज, म्यूजिशियन का जो रियाज है, लता जी ओवर 50 years ऑफ सिंगिंग, व्हाट वुड आई लाइक टू लुक एट लता मंगेशकर एज द रिचेस्ट वुमन ऑन अर्थ और द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? I want to be the nightingale of an actor, right? And then leave a legacy when I leave behind. Like, people are finding the freshness. अब काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि चंदन रॉय सान्याल, वो चंदन रॉय सान्याल जो भोपा, जो कमीने में था, जो रंग दे बसंती में उसने शुरू किया था, जिन्हें नाटक किया है, जिसने D-Day भी कर लिया, जिसने ये भी कर लिया, सुभाष घई के साथ एक फिल्म भी करी जो चली नहीं, सब किया मैंने। लेकिन उनको अभी भी उनको लगता है कि कोई नया एक्टर है, फ्रेश है। तो फ्रेशनेस रखना, पैसों से नहीं आएगा वो फ्रेशनेस। कि मैं पैसे कमाने में, पैसे तो मैं कमा सकता था बहुत, इधर उधर करके, कुछ ना करके, कुछ रेस्टोरेंट खोल देता, कुछ मैं ज़मीन खरीद लेता, इन्वेस्टमेंट कर देता। लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अभिनय, कला और सिनेमा में ही लगा हुआ है।
ऊपर वाला देख रहा है मुझे, उनको जब मन होगा तो बौछार कर देगा पैसों की, तो हो जाएंगे, लेकिन पैसों के लिए मैं नहीं काम करता हूँ। तो वो तरीका जो मुझे लगता है बड़े बड़े जो हैं, लता मंगेशकर हो, मेरे लिए तो वो बात है कि मैं नाइटिंगेल बनना है, मुझे अभिनय करना है। और पैसे मैं जब आया था ट्यूशन के पैसे लेके, मैं 7,000 रुपये लेके बम्बई आया था, तो कुछ भी नहीं था मेरे पास। आज तो बहुत कुछ है मेरे पास, गाड़ी है, घर है, खुश हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता हूँ, प्रोड्यूसर बिज़नेस क्लास टिकट में बुलाते हैं, यहाँ से वहाँ गाड़ी भेजते हैं, ले जाते हैं, सब कुछ तो मिल रहा है मुझे। लेकिन अगर मैं जो काम करने आऊँ वही नहीं सही करूँगा तो ये सब तो हाथ से चला जाएगा। तो काम सर्वोपरि है। तो जब भी अभी कोई अच्छी फिल्म देखता हूँ, कोई अच्छा नया डायरेक्टर, कोई यूरोपियन सिनेमा या इंटरनेशनल, अमेरिकन, इंडियन, हिंदी, मलयालम, कहीं भी अच्छा डायरेक्टर, अच्छा काम, अच्छी एक्टिंग देखता हूँ तो मैं मज़ा आता है। अपनी जर्नी का अगर एक व्यक्ति को क्रेडिट देना चाहो तो वो कौन होगा? एक व्यक्ति, बाप रे, आई थिंक इट ऑल स्टार्टेड विद रवि बसवानीज ब्लेसिंग। उन्होंने उस टाइम पे हाथ पकड़ा कि जब थोड़ा मुश्किल हो जाता तो ये छोटे छोटे रोल, उनसे उनके साथ बैठना 1-1.5 साल 2 साल जो मेरे से उनके साथ टाइम बिताया उस टाइम पे, तो उनको सब शेयर करता था कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ऐसा ये नाटक कर रहा हूँ। तो मेरा प्ले भी देखने आए थे लोग। मैंने 2004 में प्ले डायरेक्ट किया था, सखाराम बैंडर, देखने आए थे। इन अ वे ना तुम्हारी मेरी जर्नी से उसी दौरान, बिकॉज यू सीन द ट्रांजिशन, द चेंज इन सिनेमा, द चेंज इन टेलीविजन। तो किसके साथ अच्छा हुआ, किसके साथ तुमको लगता है, हाउ डू यू लुक एट दीस 3 मीडियम्स? लास्ट क्वेश्चन देन आई लाइक टीवी, सिनेमा, या एनीथिंग, बिकॉज तुम जिस जब भी तुम आए सिने यहाँ पर तो टेलीविजन भी तो धीरे धीरे हाँ, it was on a boom rise. हाँ, It was a big praloban. It was a big praloban. I could have easily slipped into television project and made a lot of money and done all that, but I didn't do it. And I'm not saying that television is bad. And I really respect actors who work in television and they work so hard to be coming on, working 12 hours a day, months after months, 18, sometimes 18 hours. And cinema is like a holiday. बट देन आई एम अ बंगाली ऑल्सो। मैं बहुत बांग्ला में शब्द होते हैं कूड़े, कूड़े मतलब लेज़ी। आई एम अ लेज़ी बंगाली। आई डोंट लाइक टू ओवर वर्क, आई लाइक टू टेक इट स्लो एंड ईजी। सो आई थिंक द आउट ऑफ द 3 मीडियम्स, इट्स द न्यूएस्ट मीडियम, social media. People can make anything and put it on social media. People watch, you get views, you get money out of it, you can generate capital, profit. But I think cinema is the big boss of everyone. You just recently posted a picture where you lost, the character lost a lot of weight. So, Ramakrishna. तो कैसे, how did that work for you? Yeah, sorry, I just remembered that. याद आ गया तुम्हारा पतला. It's very strange that, you know, that Ramakrishna released in January and Bhope came in February, and they're two diametrically opposite roles. One is worst person of the kind, and Ramakrishna Paramhans is a god, like, you know, and he's a bad god man, and there's a god. So that's my journey. If I can summarize this interview with, this is who I want, this is who I am. You may not know who played Ramakrishna, you may not know who played Bhopa, but you are enamored by the magic of that character, which I can create through divine wish, through my teachings of my gurus, all the years I've been working. Because acting is also like classical music. You have to keep rehearsing every day. I know Rekha Bhardwaj, I know her very well. How much Rekha ji rehearses. There are days when she has to rest. They rest their voice. So it's like, these are artists, no? They love, I mean, सरस्वती या लक्ष्मी, सरस्वती आपके पास रहेगी तो लक्ष्मी आती है। तो जिस तरह से मैं देखता हूँ क्लासिकल म्यूजिशियंस, जैसे अयान अली खान, अमान अली खान मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बचपन से रिहर्स कर रहे हैं, बचपन से सरोल बजा रहे हैं, बचपन से। तो एक्टिंग कैसे ऐसे हो सकता है कि आपने 2 वर्कशॉप कर लिए, 2 साल एक्टिंग कर ली, फिर आपको लगता है मैं 1 साल देता हूँ, फिर मैं मूवी स्टार बन जाऊँगा, फिर मैं 70 साल में भी बहुत ऐसा रहूँगा। बट आपको उनकी जर्नी नहीं दिखती कि
हाउ ग्रेट एक्टर्स दे कीप वर्किंग ऑन द आज क्राफ्ट. की तारीख में तो चंदन तुम बोल रहे हो 2 वर्कशॉप, आज कल की तारीख पिक्चर रिलीज होने से पहले मीडिया स्टार हो जाते हैं. और अब मैं नाम लेना मतलब नाम ले रही हूँ, पर तुमको उसको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं. वेदर इब्राहिम और खुशी को प्रमोशन जिस तरीके से कर रहे हैं ना, सिनेमा की बात हो रही ना, कुछ लिखा ही साथ में दिख रहे हैं, वो प्रमोशन हो गया उनके सिनेमा का. 14 तारीख को पिक्चर रिलीज हो पता भी नहीं चलेगा. आई थिंक दे ऑलरेडी बीन क्रिएटेड स्टार्स एंड देन हुआ बना लेते हैं, उसका क्या. आई थिंक ये तो दर्शक पे डिपेंड करते हैं ना. देखो सबको हक है अपना. सी देयर इज दिस होल कंट्रोवर्सी एंड देयर इज होल क्वेश्चन अबाउट बीइंग फ्रॉम इंडस्ट्री एंड आउटसाइड फ्रॉम इंडस्ट्री. आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम इंडस्ट्री, इनसाइड इंडस्ट्री, एंड आई नो देयर जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड, what how they have seen their parents being in film struggle to make ends meet sometime. I know stories of famous people, famous kids grown up in a family where they have seen their parents go through a lot of problems. ठीक है, उनको वो मौका अगर मिल जाता तो लोग बोलते रहे इसको मौका मिल गया इसको, ठीक है. बट यू नो नेचर हैज दिस वे ऑफ बैलेंसिंग थिंग्स. यू माइट स्टार्ट वेरी अर्ली and some people start very late. जैसे मैं उस दिन एक चीज़ पढ़ रहा था, किसी ने बताया कि नो यू माइट फील दैट यू आर बीइंग डिनाइड, बट इट्स नॉट दैट यू आर बीइंग डिनाइड, यू आर बीइंग डिलेड फॉर अ रीज़न, बिकॉज देयर आर बिगर थिंग्स कमिंग योर वे. सो व्हाट आई एम मेंट फॉर, ये मैंने अपने I asked my spiritual master, I'll end it on that. I asked my spiritual master the same question, you know, like what is the idea of opportunities coming to some people early and some people it never comes. So he said, you know, you're an actor. I said, yes. You're a good actor, you know. I said, yes, I think I'm a good actor. I said, you've been working for years as an actor. I said, yeah, okay. How did you start your journey? I said, yeah, this is how I started. I said, okay, Chandan, imagine when you're in a reading of a play, and a director is there and all the actors read a script and then the director gives you the role, right? Or you choose your role yourself. I said, no, director says कि वो reading होती है, फिर वो बोलते हैं ठीक है तू राजा का रोल करेगा, तू कोचवान है, तू रानी है, तू चोर है, तो हाँ डायरेक्टर डिसाइड करता है. तो बोलते हैं देन डू यू एवर से नो नो आई डोंट वांट टू डू दिस रोल, आई डोंट लाइक दिस रोल, ये स्मॉल है, मैं कुछ और करूँगा, मैं नाटक छोड़ देता हूँ. ऐसा तो आप नहीं करते क्योंकि मुझे लगता नहीं आप उस तरह के एक्टर हैं. नहीं तो फिर लाइफ को क्यों ऐसे आप देख रहे हो? आपको ऊपर वाले ने एक रोल सोच के दिया है ना, तो उसको अच्छे से रोल करो. एंड सिंस यू आर फ्रॉम प्ले, ही टोल्ड मी इन माई लैंग्वेज दैट आई एम दिस लाइफ. जैसे किसी ने मुझे बोल गए ना, अरे ऊपर वाले के हाथों में कलम बना, तो ये बहुत बड़ी बात है. अगर आप कई बार आनंद बख्शी के गीत या मजरू के गीत या कैफी आज़मी के गीत या साहिर के गीत ना, ये ऐसे ही नहीं है. सब जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, आपको याद है उड़ी उड़ी हो करते हो चला गया, लेकिन वो उसके पीछे जो डीप मीनिंग है ना, वो समझने में बहुत टाइम लगता है. जिंदगी का फलसफा होता है. हाँ, तो ये बख्शी साहब हो, कैफी आज़मी हो, साहिल लुधियानवी हो, मजरू सुल्तानपुरी हो, अनजान साहब हो, कोई भी हो, ये ऐसे लिखते थे लोग, ऐसे ही फिल्में गाने हिट नहीं हो जाते, लोग सुनते थे. तो बेसिकली द पॉइंट इज दैट माई लाइफ इज लाइक अ प्ले एंड देर इज अ डायरेक्टर हु इज अ डिवाइन हु इज गिवन मी अ रोल. आई एम नॉट गोइंग टू टेल माई डिवाइन आई डोंट लाइक दिस रोल, गिव मी द रोल ऑफ द किंग, आई वांट टू बी लाइक हिम, ही हैज़ अ बेटर रोल. नो, सो ही हैज़ गिवन मी द रोल, आई डू माई बेस्ट टू मेक इट हैपन एंड इट विल हैपन. बिकॉज ये सलीम खान साहब ने यही बात बोली है कि अगर आपको ऊपर वाले ने एक टैलेंट दिया है तो ये उसका लुकआउट है वो टैलेंट के साथ. क्या मैं तो पैदा होके एक्टर करने नहीं लग गया था ना. ये जो शरीर है या ये एक्टिंग है, ये तो मैं पैदा हो गई एक्टिंग करने नहीं लग गया था. ये तो ऊपर वाले ने दिया होगा ना कि चल तू एक्टर बन जा, चल तू अब ये कर, जब तू वो कर. तो बोला जब उसने दिया तो तुमको क्या चिंता है, वो करेगा ना. उसने जब टैलेंट दिया तो वही उसको जस्टिफाई करेगा. सो यू कीप डूइंग योर वर्क.